हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए देखा जाए तो जो हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत को देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया था। कितने? 5 वंशों ने शासन किया था। पहला वंश था गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और चौथा सैयद वंश। और जब दिल्ली सल्तनत पे सबसे आखिरी वंश की बात की जाए तो वह था लोधी वंश। लोधी वंश के अंत के बाद उसके बाद मुगल काल उस समय प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद देखा जाए तो हम लोग जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश पढ़ रहे थे, गुलाम वंश को हम लोग 3 भागों में विभाजित किए थे। 3 भागों में हम लोग पहला भाग बताए थे कुतुबी वंश, दूसरा शमसी वंश और तीसरा जो है आखिरी वंश कह सकते हैं गुलाम वंश के अंतर्गत वो था बलबनी वंश। देखा जाए तो हम लोग कुतुबी वंश के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और हम लोग अब पढ़ रहे थे शमसी वंश। शमसी वंश का कार्यकाल देखा जाए तो शमसी वंश का जो कार्यकाल की बात की जाए तो 1211 से लेकर 1265 ईस्वी के बीच शमसी वंश का कार्यकाल था। और देखा जाए तो अगर ये शमसी वंश है तो शमसी वंश का कोई ना कोई संस्थापक अवश्य रहा होगा। तो उस संस्थापक के बारे में जान लेते हैं। शमसी वंश के संस्थापक की बात की जाए तो उसके संस्थापक थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अब इनके कार्यकाल की बात कर ली जाए तो इनके कार्यकाल था 1211 से लेकर 1236 ईस्वी के बीच था। कब से कब तक था? 1211 से लेकर 1236 ईस्वी के बीच था। अब लोग ये सब हम लोग अगली क्लास में या पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। अब हम लोग देखते हैं कल की क्लास को फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आज की क्लास जो है उससे हम लोग कनेक्ट कर सकें, उसे आसानी से समझ सके और हमें उसे अध्ययन करने में और आसान हो सके और आज वाली क्लास को समझने में और ही महत्वपूर्ण या और ही आसानी से समझ सकें। देखिए कल की क्लास को एक बार हम लोग रिवीजन कर देते हैं। कल की क्लास का जो पहला पॉइंट आपको बताया गया था, देखा जाए तो जो इल्तुतमिश था दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क सुल्तान था। क्या था? दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क सुल्तान था। ये सुल्तान देखा जाए तो सुल्तान जो उपाधि है, ये उपाधि मोहम्मद गोरी के किसी शासक द्वारा नहीं दिया गया था, बल्कि उस समय जो खलीफा जगत के या इस्लामिक जगत के जो खलीफा थे अल्तुमिश बिल्लाह, उनके द्वारा इन्हें सुल्तान पद की प्राप्ति हुई थी। ये सुल्तान की पद किससे प्राप्त हुई थी? उस समय जो इस्लाम जगत के धर्म गुरु हुआ करते थे खलीफा, उनसे ये पद उन्हें प्राप्त हुआ था। कौन थे उस समय? अल्तुमिश बिल्लाह थे, उस समय खलीफा थे, उनसे ये पद उन्हें प्राप्त होता है। उसके बाद देखा जाए तो ये जब दिल्ली सल्तनत के स्वतंत्र सुल्तान होते हैं, देखा जाए तो जब ये दिल्ली सल्तनत के या कह सकते हैं कि दिल्ली की राज सिंहासन पर आसीन होते हैं तो ये एक स्वतंत्र शासक थे। देखा जाए तो इसके पहले जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करते हैं तो वे एक गुलाम के रूप में शासन करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो 1208 ईस्वी के बीच कुतुबुद्दीन ऐबक अपने दासता से मुक्त होते हैं या गुलामी से मुक्त होते हैं, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल 1206 से लेकर 1210 ईस्वी के बीच था। इसी वजह से वे एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन नहीं किए थे। इसी वजह से इल्तुतमिश को एक स्वतंत्र शासक के रूप में कहा जाता है। उसके बाद देखा जाए तो जब इल्तुतमिश राज सिंहासन पे या दिल्ली की गद्दी पे आसीन होते हैं तो उस समय दिल्ली की गद्दी के 2 और दावेदार होते हैं। कौन होते थे? एक थे ताजुद्दीन एल्दौज और दूसरे नासिरुद्दीन कुबाचा थे। ताजुद्दीन एल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा को दोनों को दबा के तब इल्तुतमिश राज सिंहासन पे आसीन होते हैं, ये आपको बताया गया था। उसके बाद अगला बताया गया था, अगला पॉइंट जो था, देखा जाए तो जब इल्तुतमिश राज सिंहासन पे आसीन होते हैं तो उन्होंने जो भारत में तुर्की साम्राज्य था उसको संगठित करते हैं और दूसरा कार्य उन्होंने करते हैं कि जैसे उस समय देखा जाए तो चंगेज खान भारत पे आक्रमण करने वाला था, तो उन आक्रमण को उन्होंने इल्तुतमिश ने बचाया था, भारत में आक्रमण करने से उन्हें रोका था। साथ ही साथ जो था उस समय के जो राजपूत शासक होते थे वे बहुत ही राजपूत जो उस समय के राजपूत शक्तिशाली शासक होते थे, वे उन शक्तिशाली शासकों के कूटनीति की वजह से उन्हें विखंडित करने या उन्हें राजपूतों में आपसी टकराव करने के कारण राजपूतों की शक्तियों को अपने कूटनीति के दम पे उन्होंने उनसे प्रभावित किया था या उन्हें अलगाव किया था या उन दोनों राजपूतों में आपसी मतभेद या टकराव डाला था। और देखा जाए जो आपको बताया गया था जो सुल्तान पद होता था उसमें वंशानुगत नहीं होता था, लेकिन इल्तुतमिश के शासनकाल में ये पद वंशानुगत बना दिया गया। और अगला पॉइंट देखा जाए तो उस समय जो इल्तुतमिश थे उन्होंने दिल्ली को एक वैभवपूर्ण राजधानी के रूप में विकसित किया था। किसको किया था? दिल्ली को एक वैभवपूर्ण राजधानी के रूप में विकसित किया था। और अगला पॉइंट आपको बताया गया था कि जब इल्तुतमिश सिंहासन पर आसीन होते हैं तो वे अपने नाम का सिक्का जारी करवाते हैं। क्या करते हैं? अपने नाम का सिक्का जारी करवाते हैं। और आपको आखिरी पॉइंट बताया गया था, उन्हें
गुलाम का गुलाम कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है देखा जाए तो इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था और कुतुबुद्दीन ऐबक को जो खरीदा था वो था मोहम्मद गोरी थे। इस वजह से देखा जाए तो ये गुलाम के गुलाम थे। ये था आपका आखिरी पॉइंट जो आज की क्लास से देखते हैं। आज की क्लास क्या है, आज की क्लास में देखते हैं। आज की क्लास दिया गया है, आपको बताया गया है पहला पॉइंट, आज की क्लास का पहला पॉइंट दिया गया है, इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। देखा जाए तो अभी आपको बताया गया है, कल की क्लास में भी बताया गया था कि इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था और कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था मोहम्मद गोरी ने। इस वजह से इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? उसका सही उत्तर होता है इल्तुतमिश। अगला पॉइंट देखते हैं क्या दिया गया है। अगला पॉइंट आपको बताया गया है, अगला पॉइंट दिया गया है मोहम्मद गोरी ने अपने ही समय में उसने दास्ता से मुक्त कर दिया गया था। देखा जाए तो जब मोहम्मद गोरी उस समय देखा जाए तो जब मोहम्मद गोरी खोखर जनजातियों में आप कह सकते हैं 1205 से 1206 ईस्वी के बीच जब खोखर जनजातियों का आक्रमण कर रहे थे तो उनकी योग्यता और कौशल का उन्होंने इल्तुतमिश ने अपनी योग्यता और कौशल का परिचय दिया जिससे वे बहुत प्रभावित होते मोहम्मद गोरी। उन्होंने मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा कि इन्हें दास्ता से मुक्त कर दिया जाए। देखा जाए तो जब ये मुक्त होते हैं तो उस समय कौन शासक होता है? उस समय मोहम्मद गोरी शासक होते हैं। इस वजह से इन्हें कहा जाता है ये इल्तुतमिश के समय अपनी दास्ता से मुक्त होते हैं। कब होते हैं? इल्तुतमिश देखा जाए तो मोहम्मद गोरी के शासनकाल में ही दास्ता से मुक्त हो गए थे, जबकि जो जो मोहम्मद गोरी के गुलाम होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक वे दास्ता से मुक्त नहीं होते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले इल्तुतमिश अपने दास्ता से मुक्त होते हैं। और अगला पॉइंट आपको बताया गया है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट दिया गया है शुरुआती समय में उसके साम्राज्य का विस्तार। देखा जाए तो जब इल्तुतमिश राजसिंहासन पर आसीन होते हैं, आप कह सकते हैं कि जब वे दिल्ली की बागडोर को संभालते हैं तो उनके उस समय साम्राज्य कितना बड़ा था या उसका कितना विस्तार था या कितना क्षेत्रफल था उसके बारे में देखते हैं। देखा जाए तो वह पूर्व में वाराणसी से लेके पश्चिम में शिवालिक पहाड़ियों तक था। देखा जाए तो जो इल्तुतमिश का जब वे सिंहासन पर आसीन होते हैं तो उनका जो साम्राज्य की बात की जाए तो पूर्व में देखा जाए तो वे पूर्व में वाराणसी से लेके पश्चिम में शिवालिक पहाड़ियाँ जो हैं उतना बड़ा उनका क्षेत्रफल था या उनका साम्राज्य था। अगले पॉइंट की बात की जाए तो क्या दिया गया अगला पॉइंट दिया गया है खलीफा ने उसके शासन की पुष्टि की और उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसके विजिट किया था और उसे सुल्तान ए आजम उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? सुल्तान ए आजम। देखा जाए तो जब उन्हें सुल्तान पद आप कह सकते हैं कि सुल्तान घोषित किया गया, तो घोषित करने का मतलब उन्होंने भारत में जितने तुर्की साम्राज्य थे उनका पूरा संपूर्ण तुर्की साम्राज्य को उन्हें सुल्तान घोषित किया जाता है और साथ ही साथ उन्हें सुल्तान ए आजम की उपाधि दी जाती है। कौन सी उपाधि? सुल्तान ए आजम की उपाधि दी जाती है आपको। फिर अगला पॉइंट आपको बताया गया है, अगला पॉइंट दिया गया है मंगोल नेता जो चंगेज खां थे भारत में उत्तर पश्चिम किस तरफ से आक्रमण करते हैं? उत्तर पश्चिम दिशा में। उस समय इल्तुतमिश शासनकाल में आए थे। देखा जाए तो जो मंगोल नेता थे चंगेज खां उन्हें भारत में उत्तरी पश्चिमी सीमा पर उन्होंने आक्रमण करते हैं और उस समय शासक होते हैं इल्तुतमिश। देखा जाए तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंगेज खां भारत में जब आक्रमण करते हैं तो उस समय दिल्ली के सिंहासन पे कौन आसीन होता है? तो इसका सही उत्तर होता है इल्तुतमिश होता है। कौन आसीन होते हैं? इल्तुतमिश के ही शासनकाल में चंगेज खान ने भारत में आक्रमण करता है। ये था आपका अगला पॉइंट। देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट बताया गया है चंगेज खां के प्रकोप से लच्छात ख्वारिज़म शाह का पुत्र जमालुद्दीन मंगबरनी सिंधु घाटी पहुंच गया। देखा जाए तो जो चंगेज खां था, चंगेज खां के आक्रमण से या चंगेज खां के प्रकोप से बचने के लिए और उसके रक्षा के लिए ख्वारिज़म शाह का पुत्र, देखा जाए तो जब चंगेज खां ख्वारिज़म शाह के क्षेत्र में आक्रमण करता है तो उसका पुत्र जमालुद्दीन मंगबरनी जो था, जमालुद्दीन मंगबरनी सिंधु घाटी पहुंच गए। कहाँ पहुंचता है? चंगेज खां के आक्रमण से बचने के लिए जो ख्वारिज़म शाह का पुत्र जमालुद्दीन मंगबरनी था वे सिंधु घाटी सभ्यता में आकर बस गया। आप कह सकते हैं कि अपने सुरक्षा के लिए वहाँ कुछ दिन आके वह रहने लगा। अब आज का आखिरी पॉइंट देखते हैं क्या दिए गए। आखिरी पॉइंट बताया गया चंगेज खां ने एक दूत भेजते हैं। किसके पास भेजते हैं? इल्तुतमिश के पास दूत भेजते हैं
दूध किस लिए भेजते हैं कि वे मंगबर्नी की सहायता ना करें। इल्तुतमिश जो होता है कि जो ख्वारिज़म शाह के पुत्र थे, मंगबर्नी की सहायता ना करें। अगर वह बाय द वे अगर वह सहायता कर दिया होता तो जो चंगेज़ खां था, वह भारत में आक्रमण कर देता था। उस समय इल्तुतमिश की वो परिस्थितियाँ नहीं थी कि वे एक समय इल्तुतमिश की वो स्थिति नहीं थी कि वे एक उस चंगेज़ खां का सामना कर सके। इसी वजह से उन्होंने उस मंगबर्नी की सहायता नहीं करते हैं। आपको ये आगे बताया गया उनकी सहायता नहीं करते हैं। और देखा जाए इस प्रकार जब 1224 ईस्वी में 1224 ईस्वी में भारत से चला गया। कौन चला जाता है? मंगबर्नी जो होता है 1224 ईस्वी में भारत से चला जाता है। आप कह सकते हैं कि सिंधु घाटी क्षेत्र से वह पुनः चला जाता है। ये था आज के लिए। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखा जाए तो इल्तुतमिश को कहा गया है गुलाम का गुलाम। क्यों कहा गया है? आपको बताया गया क्योंकि वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक इसे खरीदते हैं इल्तुतमिश को, और कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी खरीदते हैं। इस वजह से ये गुलाम का गुलाम होता है। अगला पॉइंट बताएगा मोहम्मद गोरी अपने समय से ही से दास्ता से मुक्त थे। देखा जाए तो जब 1205 से 1206 ईस्वी के बीच खुखर जनजातियों पर आक्रमण कर रहे थे तो उनकी योग्यता और कौशल को देखते हुए मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा कि इन्हें दास्ता से मुक्त किया जाए। देखा जाए तो जब वे दास्ता से मुक्त होते हैं उस समय शासक होते हैं मोहम्मद गोरी। इस वजह से देखा जाए तो वे अपने दास्ता से मुक्त किसके शासनकाल में होते हैं? मोहम्मद गोरी के शासनकाल में होते हैं। अगला पॉइंट बताया गया है शुरुआती समय में साम्राज्य विस्तार। देखा जाए जब इल्तुतमिश दिल्ली की बागडोर संभालते हैं तो उनका देखा जाए तो जो साम्राज्य होता है कितना क्षेत्रफल में होता है वो देखते हैं, या कितना विस्तार होता है, किस किस होता है। देखा जाए पूर्व में वाराणसी से लेके पश्चिम में शिवालिक पहाड़ियाँ तक है था। उनका साम्राज्य कितना दूर उनके साम्राज्य का विस्तार कितना था? पूर्व में वाराणसी से लेकर पश्चिम में शिवालिक तक फैला था। अगला पॉइंट बताया गया है कि जैसे जब इल्तुतमिश दिल्ली के सुल्तान घोषित होते हैं तो जो भारतीय तुर्क राज्य जितने थे उनके संपूर्ण तुर्क राज्य पे वे सुल्तान घोषित होते हैं, न कि किसी एक खास। जबकि वे जो दिल्ली के भारत में जितने तुर्की क्षेत्र थे सबके वे सुल्तान घोषित होते हैं। और ये सुल्तान उन्हें खलीफा जो होते हैं इस्लामिक जगत के कह सकते हैं जो धर्मगुरु होते हैं खलीफा, उनके द्वारा दिए गए थे। साथ ही साथ उन्हें सुल्तान आजम की भी उपाधि दी गई थी। अगला पॉइंट दिया गया था जो मंगोल नेता चंगेज खान भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आते हैं। देखा जाए तो कहा जाए कि जब चंगेज खान हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पे आक्रमण करते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि चंगेज खान के प्रकोप से बचने के लिए जो ख्वारिज़म शाह थे, ख्वारिज़म शाह के पुत्र जमालुद्दीन मंगबर्नी सिंधु घाटी सभ्यता में आकर रहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट बताया गया है चंगेज खान एक दूत भेजता है किसके पास? इल्तुतमिश के पास दूत भेजता है। दूत इसलिए भेजता है कि ताकि वे मंगबर्नी की सहायता ना करें। और आगे चल के देखा जाए तो इल्तुतमिश मंगबर्नी की सहायता भी नहीं करता है, और सहायता न करने की वजह से ही जो चंगेज खान था वह भारत का आक्रमण नहीं करता है। उसके बाद देखा जाए तो 1224 ईस्वी में भारत से चला जाता है। कौन चला जाता है? मंगबर्नी भारत से चला जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।